प्रिय छात्रों, परफेक्शन आईएएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं आलोक कुमार आज आपसे क्रिप्स मिशन के बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 1939 में द्वितीय महायुद्ध की शुरुआत हुई और इंग्लैंड ने भी द्वितीय महायुद्ध में जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और भारत की सरकार को भी युद्ध में शामिल करा लिया गया। भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध का बड़ा ही कड़वा अनुभव था। प्रथम विश्व युद्ध में आपने देखा था कि भारतीयों ने तन मन धन से अंग्रेजी सरकार की सहायता की थी, लेकिन और भारतीयों को इस बात की उम्मीद भी थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों की जितनी भी प्रमुख मांगें हैं, जितनी भी जायज़ मांगें हैं, वो मानी जाएगी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत आपने देखा कि किस तरह से अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों की मांगों को बिल्कुल ठुकरा दिया और उल्टे भारत की जनता पर रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। तो इस तरह इस बार भारत की जनता जो थी, भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, वो सजग थे और अंग्रेज़ों के बहकावे में आने वाले नहीं थे। जैसे ही वायसराय के द्वारा भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित किया गया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी और अन्य देश के राजनीतिक दलों ने और राष्ट्रवादियों ने इस बात का जोरदार तरीके से विरोध किया। उनका मानना था कि ये इस तरह की घोषणा जो है ये भारतीय जनता के लिए अपमानजनक है, अशोभनीय है और युद्ध जैसे महत्वपूर्ण मामले में भारत के प्रतिनिधियों से, भारत की जनता से पूछने तक की कोशिश नहीं की गई। तो ये चीज़ें जो हैं ये भारतीय अब इसको स्वीकार नहीं कर सकते और भारतीयों ने इसका विरोध करने का निश्चय किया। कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश सरकार के सामने बिल्कुल ठोस प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि वो नाजीवाद, फांसीवाद और जापानी सैन्यवाद के खिलाफ है। वो हिटलर, मुसोलिनी और जापानी सैनिकवाद के प्रति सहानुभूति नहीं रख सकती। उसकी सहानुभूति जो है उन लोगों के प्रति है जिन लोगों को इन ताकतों ने पराजित किया है और जिनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना ये था, कांग्रेस पार्टी की मांग ये थी कि ब्रिटिश सरकार जो है सबसे पहले तो इस बात की घोषणा करे कि युद्ध के बाद भारतीयों को आज़ादी का अधिकार दिया जाएगा और युद्ध काल में अंग्रेजी सरकार को एक अंतरिम सरकार का गठन करना चाहिए जिसमें भारत के सभी दलों के नेताओं को शामिल किया जाना चाहिए। और ऐसी ही परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी और भारत की जनता जो है अंग्रेज़ों का समर्थन कर सकती है, अंग्रेज़ों का साथ दे सकती है। अन्यथा भारत की जनता जो है इस युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ नहीं देगी और अगर अंग्रेजी सरकार ज़बरदस्ती युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग पाने का प्रयास करेगी तो भारतीय जनता जो है प्राणपण से इसका विरोध करेगी। अब ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजी सरकार और भारतीय नेताओं के बीच एक राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हो गया था और इसी गतिरोध को समाप्त करने के लिए मार्च 1942 में इंग्लैंड की संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा एक मिशन भारत भेजे जाने का निश्चय किया गया और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को इस कार्य के लिए चुना गया। यहाँ स्टैफोर्ड क्रिप्स के बारे में भी जानना जरूरी होगा। सबसे पहले तो स्टैफोर्ड क्रिप्स जो हैं इंग्लैंड के समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं। इससे पहले भी 2 बार भारत आ चुके हैं। इसके अलावा भारतीय नेताओं से इनकी जान पहचान भी है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोगों में गिने जाते हैं और नेहरू के व्यक्तिगत मित्र भी हैं, ऐसा कहा जाता है इनके बारे में। तो जैसे ही क्रिप्स महोदय की नियुक्ति की घोषणा हुई, जैसे ही इंग्लैंड के पार्लियामेंट में इस बात की घोषणा की गई कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है भारत के लिए एक प्रस्ताव लेकर के जाएंगे, तो भारतीय नेताओं ने इस बात का काफ़ी समर्थन किया। भारतीयों ने बड़े ही उत्साह से क्रिप्स के आने की प्रतीक्षा की और उनको लगा कि क्रिप्स महोदय जो है निश्चित तौर पर कोई ऐसा प्रस्ताव लेकर के आएंगे जिसको भारतीय जनता जो है आसानी से स्वीकार करेगी। लेकिन आपने देखा कि ये क्रिप्स महोदय के द्वारा क्रिप्स महोदय को भारत भेजे जाने की जो घोषणा की गई है, इसके पीछे भी अंग्रेज़ों की एक चाल है। यहाँ चाल कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी सरकार जो है उस पर दबाव बनाया जा रहा था। सबसे पहले हमको क्रिप्स मिशन के भारत आने की पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। जब तक हम पृष्ठभूमि को नहीं समझ पाएंगे तब तक क्रिप्स का भारत में आना, क्रिप्स के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया
और फिर इन प्रस्तावों के बाद भारतीय नेताओं की जो प्रतिक्रिया हुई और जिस तरह से ये प्रस्ताव जो है असफल हो गया, क्रिप्स भारत से वापस लौट गए, तो इसकी पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मार्च 1942 तक द्वितीय महायुद्ध जो था वो भयानक मोड़ ले चुका था और अब लड़ाई जो थी वो भारत के बिल्कुल दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई थी। यहाँ कहने का आशय यह है कि 1941 में जापान ने जैसे ही ध्रुवीय राष्ट्रों के साथ युद्ध में सम्मिलित होने का निश्चय किया और एशिया में उसने अपने अभियान की शुरुआत की और देखते ही देखते उसने एशिया के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी जापानियों के नियंत्रण में आ गया था। और जब जापानियों ने रंगून पर कब्जा कर लिया तब भारत की सरकार और भारत के लोगों में भी घबराहट फैलनी शुरू हुई और अब अंग्रेज़ों को ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर भारतीयों का सहयोग और समर्थन नहीं मिलेगा इस युद्ध में, तो इस युद्ध में आसानी से जापानियों को और ध्रुवीय शक्तियों को हराना आसान नहीं होगा। तो ऐसी ही परिस्थिति में अंग्रेजी सरकार के द्वारा इस मिशन को भारत भेजे जाने की घोषणा की गई। इसके अलावा आपने एक चीज़ और भी देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी का रुख जो है बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था कि यद्यपि वह नाजीवाद, फांसीवाद और जापानी सैन्यवाद के खिलाफ है और उसकी सहानुभूति वैसे लोगों के साथ है जिन लोगों को इन ताकतों ने पीड़ित किया है, प्रताड़ित किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस युद्ध में अंग्रेज़ों का सहयोग इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि भारत जो है अभी स्वयं गुलाम है। एक गुलाम देश जो है दूसरे देश की आज़ादी के लिए या वहाँ लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष नहीं कर सकता है। अंग्रेज़ों ने ये दावा किया था कि ये द्वितीय महायुद्ध जो है ये स्वतंत्रता के नाम पर और लोकतंत्र की बहाली के नाम पर लड़ा जा रहा है। तो भारतीयों की सीधी सी मांग थी कि भारत के लोगों को आज़ाद किया जाए, भारत में लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनको बहाल किया जाए, लोकतांत्रिक संस्थाओं की बहाली की जाए, भारत की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को मान्यता मिले, ऐसा कहना था कांग्रेस पार्टी का। और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जब तक अंग्रेजी सरकार जो है भारतीयों की इन मांगों को नहीं मानेगी तब तक भारतीय जो है युद्ध में किसी भी तरह का सहयोग और किसी भी तरह का समर्थन नहीं करेंगे। आपने यहाँ यह भी देखा है कि गांधी जी जो थे बिल्कुल राजनीति में नैतिकता के बिल्कुल हिमायती थे और गांधी का कहना था कि अंग्रेजी सरकार जो है अभी संकट में है, इसलिए अंग्रेजी सरकार को बहुत अधिक परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात के बावजूद गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार के रवैये का विरोध करना जरूरी समझा था चूँकि प्रथम विश्व युद्ध का जो अनुभव था वो भारतीय नेताओं के सामने था। गांधी जी ने यही कारण है कि गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया था। वस्तुतः व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन जो था एक प्रतीकात्मक आंदोलन था और यहाँ गांधी जी अंग्रेजी सरकार को बहुत अधिक परेशान करना नहीं चाहते थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान कांग्रेसी नेता जो थे अंग्रेजी सरकार के युद्ध प्रयत्नों का विरोध करते थे और इस तरह से उनकी गिरफ्तारी होती थी। तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वारा अंग्रेजी सरकार के युद्ध प्रयत्नों का विरोध किया और भारत के लोगों की जो राजनीतिक क्रियाशीलता थी उसको जगाए रखने का काम किया। तो इस तरह से आप देखिए कि महात्मा गांधी और कांग्रेस का भी दृढ़ रुख था कि जब तक भारत के लोगों को युद्ध के बाद आज़ादी का वचन नहीं दिया जाता है बिल्कुल ठोस रूप में, चूँकि अंग्रेजी सरकार जो थी काफ़ी लंबे अरसे से भारतीयों को बरगलाती आ रही थी कि वो भारत के लोगों को औपनिवेशिक सुशासन का अधिकार देगी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का कहना था कि उसको पूरी आज़ादी चाहिए। युद्ध के बाद अंग्रेजी सरकार इस बात की घोषणा करे कि भारत की जनता को आज़ाद करेगी और युद्ध के काल में है ना एक सर्वदलीय सरकार का गठन किया जाए जिसमें भारत के सभी दलों के नेता शामिल होंगे। तो ये कांग्रेस की स्पष्ट मांग थी और कांग्रेस अब अपने इस मांग से पीछे हटने वाली नहीं थी, झुकने वाली नहीं थी। तो इस कारण भी अंग्रेजी सरकार को भारत में क्रिप्स मिशन को भेजने का निश्चय करना पड़ा था। इसके अलावा ब्रिटिश जनमत का भी अंग्रेजी सरकार पर काफ़ी दबाव था। इंग्लैंड के जो गणमान्य लोग थे, जो बौद्धिक वर्ग के लोग थे, उनकी स्पष्ट समझ थी कि जब तक भारत की जनता और जब तक भारत की जनता और भारत के लोग इस युद्ध में अंग्रेजी सरकार का समर्थन नहीं करेंगे तब तक
इस युद्ध को जीतना जो है अंग्रेज़ों के लिए मुश्किल होगा। और ख़ास करके जब बिल्कुल युद्ध जो था भारत के दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया था, और भारत जो था वो अंग्रेजी साम्राज्य का सबसे चमकीला उपनिवेश था। तो इंग्लैंड की जनता जो थी इस उपनिवेश को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहती थी। तो इसलिए भी ब्रिटिश जनमत ने और ख़ास करके इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों ने भी अंग्रेजी सरकार से कहा कि भारत में जो गतिरोध है उस गतिरोध को समाप्त किया जाए, और भारत की जो राजनीतिक समस्या है उसका समाधान करने की दिशा में निश्चित और ठोस कदम उठाया जाए। तो इस तरह से आपने देखा कि ब्रिटिश जनमत का भी अंग्रेजी सरकार पर काफ़ी दबाव था। इसके अलावा मित्र जो राष्ट्र थे इंग्लैंड के, जो सहयोगी राष्ट्र थे जो इंग्लैंड के साथ मिलकर के द्वितीय महायुद्ध में लड़ रहे थे, उन लोगों का दबाव भी अंग्रेजी सरकार पर था। और कुछ इतिहासकारों का तो ऐसा मानना है कि मित्र राष्ट्रों के दबाव के चलते ही अंग्रेजी सरकार ने इस मिशन को भेजने का ढोंग किया था। यद्यपि अंग्रेजी सरकार जो थी भारतीय नेताओं से इस संबंध में कोई बातचीत करने को तैयार नहीं थी और भारतीयों को कुछ भी अधिकार देने के मूड में नहीं थी। एक तरफ तो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, जिसने भारतीय समस्या के समाधान के लिए अंग्रेजी सरकार पर दबाव बनाया था, उनका कहना था कि अटलांटिक चार्टर जो है पूरी दुनिया पर लागू होना चाहिए। और अटलांटिक चार्टर के लागू होने का मतलब था, अटलांटिक चार्टर में कहा गया था कि दुनिया के सभी देशों में रहने वाले जो लोग हैं उनको आत्मनिर्णय का अधिकार है। आत्मनिर्णय का अधिकार कहने का मतलब यह है कि वहाँ की जनता ही ये तय करेगी कि साहब उनका शासन कैसे होगा, और फिर उनको संप्रभुता का अधिकार दिया जाए। तो इस तरह से रूजवेल्ट का भी दबाव था, लेकिन चर्चिल ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अटलांटिक चार्टर जो है वो भारत और बर्मा जैसे देशों पर लागू नहीं होगा। उनका कहना था कि अटलांटिक चार्टर जो है ये यूरोपीय देशों पर ही लागू होगा, और भारत और एशिया और अफ्रीका के जो अन्य उपनिवेश हैं उस पर अटलांटिक चार्टर का लागू नहीं होना है। तो इस तरह से इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति चियांग काई शेक ने भी, जिनका 1942 में भारत का दौरा भी हुआ था, वो सद्भावना दौरे पर भारत आए थे, उन्होंने भी अंग्रेजी सरकार पर इस बात का दबाव बनाया था कि भारत की जनता की जो प्रमुख मांगे हैं, खास करके उसकी आज़ादी की जो मांगे हैं, उस मांगों को माना जाना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि इंग्लैंड पर मित्र राष्ट्रों का भी दबाव पड़ रहा था, और मित्र राष्ट्रों के दबाव के कारण भी अंग्रेजी सरकार को ये मिशन भेजना पड़ा। तो कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ये जो मिशन भारत भेजा गया था ये इन्हीं दबावों का परिणाम था। तो इस तरह आपने देखा कि क्रिप्स मिशन की जो पृष्ठभूमि है उसमें सबसे पहले तो हमने देखा कि युद्ध की जो परिस्थितियां हैं, मार्च 1942 में युद्ध जो है बिल्कुल भारत के दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और रंगून तक पर जापान का कब्जा हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजी सरकार के लिए भारतीय नेताओं से बातचीत करना जरूरी हो गया था और भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक हो गया था, इसलिए क्रिप्स को भारत भेजा गया था। दूसरी बात थी कि कांग्रेस पार्टी जो थी इस बार किसी बहकावे या फुसलावे में आने वाली नहीं थी, चूँकि कांग्रेस पार्टी के सामने प्रथम विश्व युद्ध का अनुभव था। उनको ये सारी चीज़ें याद थी कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने उनको बहकाया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, और उन्होंने अंग्रेज़ों की भरपूर मदद की थी। लेकिन उस मदद के बदले उनको मिला क्या था? उन पर रॉलेट कानून जैसा काला कानून थोपा गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया था, और भारतीयों के जितने भी लोकतांत्रिक अधिकार थे उन सारे अधिकारों को छीनने का प्रयास किया गया था। तो ऐसी परिस्थिति में क्रिप्स महोदय का भारत आगमन हुआ। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स भारत आए और लगभग 20 दिनों के अपने प्रवास में उन्होंने भारत के विभिन्न दलों के नेताओं से बातचीत की, और कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, उदारवादियों के साथ और फिर देसी नरेशों के प्रतिनिधियों के साथ भी उनकी बातचीत हुई। और उन्होंने भारत में जो वैधानिक गतिरोध था उसको दूर करने के लिए सम्राट की सरकार की ओर से एक प्रस्ताव रखा, और ये प्रस्ताव जो था एक मसौदे के रूप में था। इस प्रस्ताव में दो तरह के प्रस्ताव थे। एक तो था युद्ध के बाद लागू होने वाला प्रस्ताव, और दूसरा था अंतरिम काल में लागू होने वाला प्रस्ताव।
तो सबसे पहले तो युद्ध के बाद लागू होने वाले जो प्रस्ताव थे, जो सुझाव थे, उस पर गौर किया जाए। सबसे पहली बात है कि अंग्रेजी सरकार ने भारत में अधिराज्य की स्थापना की बात कही। अधिराज्य की स्थापना का मतलब था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। ये दर्जा कब दिया जाएगा? युद्ध की समाप्ति के बाद। आपने पढ़ा है, आप जानते हैं इस बात को कि 1929 के पहले कांग्रेस पार्टी का जो लक्ष्य था वो था औपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति, और 1929 में लाहौर कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित कर दिया था। तो ये बहुत ही एक तरह से ये पिछड़ा कदम है अंग्रेजी सरकार का। एक तरफ भारत की जनता जो है पूर्ण आज़ादी चाहती है, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी सरकार जो है अब आकर के औपनिवेशिक स्वशासन की मांग को स्वीकार करने की बात कह रही है। और यहाँ यह भी तय नहीं है कि औपनिवेशिक स्वशासन का अधिकार जो है वो भारतीयों को कब दिया जाएगा। तो अधिराज्य की स्थापना का जो प्रस्ताव था उसमें क्रिप्स महोदय के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया उसमें कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार जो है भारत में एक भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती है, जो एक ऐसा उपनिवेश अधिराज्य होगा कि ब्रिटिश मुकुट के प्रति अपनी भक्ति के कारण ब्रिटेन तथा उपनिवेशों से अपना संबंध रखेगा। प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि यह उपनिवेश हर दृष्टि से अन्य उपनिवेशों के समान होगा और आंतरिक तथा बाहरी मामलों में किसी के अधीन नहीं होगा, और इसे ब्रिटेन से भी संबंध विच्छेद करने की स्वतंत्रता होगी। तो इस तरह से औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित करने का, फिर इंग्लैंड के साथ इस भारतीय उपनिवेश का क्या संबंध होगा, अन्य उपनिवेशों के साथ किस तरह का संबंध होगा। फिर यह भी कहा गया कि आंतरिक और बाह्य मामलों में यह उपनिवेश जो होगा बिल्कुल ही स्वतंत्र होगा और इसको इंग्लैंड से भी संबंध विच्छेद करने की आज़ादी होगी। तो इस तरह से क्रिप्स महोदय का ये पहला प्रपोजल है जिसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भारतीयों की औपनिवेशिक शासन की मांग जो है युद्ध के बाद मान ली जाएगी। दूसरी बात जो कही गई उसमें भारत की जनता की बहुत पुरानी मांग थी कि भारत की जनता जो है अपने संविधान का निर्माण करे, क्योंकि अब तक आपने देखा है कि भारत की जनता के लिए कानून का निर्माण जो था वो ब्रिटिश संसद के द्वारा किया जाता था, और भारतीय जनता की ये बहुत पुरानी मांग थी, राष्ट्रवादियों की बहुत ही पुरानी मांग थी। राष्ट्रवादियों की चाहत थी कि भारत की जनता जो है अपने देश के लिए और अपने लिए कानून का निर्माण करे। तो इस प्रस्ताव में मतलब क्रिप्स साहब का जो प्रस्ताव है उसमें संविधान सभा की स्थापना का प्रस्ताव भी है। इसमें कहा गया कि युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद भारत में एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, जिसमें जो भारतीय प्रांत है और देशी रियासत है दोनों ही इसमें सम्मिलित होंगे, और इनका कार्य जो है भारत में संविधान का निर्माण करना होगा। तो एक संघ की स्थापना की बात यहाँ कही जा रही है, एक अखिल भारतीय संघ की बात है। कहने का मतलब है कि इस संघ में ब्रिटिश भारत के जो प्रांत हैं और देशी रियासत है दोनों को मिला करके एक संघ का निर्माण किया जाएगा, और ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत दोनों के प्रतिनिधि मिल करके भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करेंगे। फिर संविधान सभा की जहाँ तक रचना का सवाल है तो कहा गया कि युद्ध के समाप्त होते ही प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव होंगे, और इस चुनाव के बाद प्रांतीय विधानसभाएं जो हैं मतलब चुनी हुई जो विधायिका है, जो प्रांतीय विधायिका है, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चयन करेगी, उनका चुनाव करेगी। और कहा गया कि कुल जो मतदाता होंगे तो उनके 10% जो है संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य होंगे। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को भी की नियुक्ति भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में की जाएगी, लेकिन यहाँ यह गौर करने की बात है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन नहीं होगा, मतलब कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार देशी रियासतों की जनता को नहीं दिया गया, बल्कि देशी नरेश जो हैं उनका मनोनयन करेंगे। मतलब कि देशी नरेशों के वो प्रतिनिधि होंगे, न कि उस देशी रियासत की जनता के प्रतिनिधि होंगे। इसके अलावा प्रांतों या देशी रियासतों को पृथक रहने का अधिकार भी दिया गया। और क्रिप्स प्रपोजल में ये कहा गया कि साहब जो प्रांत, जो देशी रियासत इस संघ में शामिल होना चाहेंगे वो शामिल हो सकते हैं, और जो अलग रहना चाहेंगे, जो पृथक रहना चाहेंगे वो पृथक भी रह सकते हैं, अपनी संवैधानिक स्थिति को बनाए रख सकते हैं। फिर इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो प्रांत इस संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे उनको
अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार होगा, और जो प्रांत अलग रहना चाहेंगे वो अलग भी रह सकते हैं। इसके अलावा एक और भी प्रस्ताव था, वो है संधि। संधि में कहा गया कि संविधान सभा तथा सम्राट की सरकार के बीच एक संधि होगी और सत्ता हस्तांतरण के कारण उत्पन्न होने वाली एक सत्ता हस्तांतरण के दौरान जो समस्याएं उत्पन्न होंगी तो उनका उसमें पूरा का पूरा लेखा जोखा होगा, और इस संधि में जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए भी उपबंध किया जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि क्रिप्स प्रपोजल में जो पहली बात थी वो बात यह है कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। दूसरी बात है कि भारत की जनता की जो बहुत पुरानी मांग थी कि भारत के लोगों को संविधान सभा के गठन का अधिकार मिलना चाहिए, भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार मिलना चाहिए, तो इस बात को भी क्रिप्स प्रपोजल में स्वीकार किया गया था और कहा गया कि साहब ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत दोनों के प्रतिनिधि मिलकर के भारत के लिए संविधान का निर्माण करेंगे। संविधान सभा की रचना के बारे में कहा गया कि प्रांतीय विधायिकाओं के चुने हुए सदस्यों के द्वारा संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों का चयन किया जाएगा और इसके लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का तरीका अपनाया जाएगा। और इसके अलावा आपने देखा कि प्रांतों या देशी रियासतों को पृथक रहने का अधिकार भी दिया गया। यहाँ ये जो प्रस्ताव है, तो इस प्रस्ताव का परिणाम ये होने वाला था कि भारत जो था वो अखंड टुकड़ों में बंट जाता, चूँकि शायद ही कोई देशी रियासत जो था संघ सरकार में शामिल होना चाहता। फिर एक तरफ इस प्रस्ताव के द्वारा मुस्लिम जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं और फिर पाकिस्तान की जो मांग है उसको भी प्रोत्साहन दिया गया। तो इस तरह आपने देखा कि ये सब प्रस्ताव जो हैं क्रिप्स महोदय के द्वारा लाए गए थे और इसका उद्देश्य ये था कि भारतीय राजनीतिक दलों के नेताओं को भारत की जनता को समझाया जाए, उनको फुसलाया जाए और युद्ध में उनका सहयोग प्राप्त किया जाए और दुनिया को यह दिखाया भी जाए कि साहब भारत की जनता जो है इंग्लैंड की सरकार के साथ है। अगर भारत की जनता जो है इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो उन पर अंग्रेजी सरकार पर जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव था कि भारत की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, राजनीतिक गतिरोध को ख़त्म किया जाना चाहिए, तो ये सारे मामले जो थे वो समाप्त हो जाते। तो ये सब प्रस्ताव जो हैं ये युद्ध के बाद लागू होने वाले प्रस्ताव हैं। इसके अलावा अंतरिम काल में लागू होने वाले जो सुझाव थे उसमें कहा गया कि साहब जब तक युद्ध चल रहा है तब तक भारत की सरकार पर पूरा का पूरा नियंत्रण जो है वो अंग्रेजी सरकार का होगा और सम्राट की सरकार भारत की रक्षा, नियंत्रण तथा निर्देशन का उत्तरदायित्व अपने हाथ में रखेगी और भारतीय जनता के सहयोग से संपूर्ण सैनिक, नैतिक तथा आर्थिक साधनों को संगठित करने की जिम्मेदारी अंग्रेजी सरकार पर होगी। इस तरह आपने देखा कि अंग्रेजी सरकार जो थी तत्काल भारतीयों को कुछ भी देना नहीं चाहती थी। तो इस तरह आपने देखा कि क्रिप्स प्रस्ताव में दो तरह के प्रस्ताव थे, एक तो युद्ध के बाद लागू होने वाले प्रस्ताव थे और दूसरे अंतरिम काल में लागू होने वाले प्रस्ताव थे। यहाँ क्रिप्स प्रस्तावों का पूर्ण अध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि क्रिप्स प्रस्ताव नितांत असंतोषजनक थे। कांग्रेस के द्वारा संपूर्ण भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जा रही थी, लेकिन प्रस्तावों में औपनिवेशिक स्वराज्य की बात कही गई थी और वास्तव में औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई थी। ये बिल्कुल ही तय नहीं था कि युद्ध के बाद भारत की जनता को कब औपनिवेशिक स्वराज्य का अधिकार प्रदान किया जाएगा, इसकी कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई थी। इसीलिए महात्मा गांधी ने इसको दिवालिया बैंक के नाम पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इसको कहा कि साहब कोई स्पष्टता नहीं है, कोई ठोस वादा नहीं है, कोई ठोस आश्वासन नहीं है और अंग्रेजी सरकार जो है केवल एक प्रस्ताव ला करके एक ऐसा प्रस्ताव जो भारतीयों को बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, ऐसा प्रस्ताव ला करके भारतीय जनता का सहयोग पाना चाहती है। दूसरी बात है कि क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव जो था बिल्कुल ही त्रुटिपूर्ण था। यहाँ त्रुटिपूर्ण कहने का मतलब यह है कि एक तरफ आपने देखा कि ब्रिटिश प्रांतों की जनता को संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों के चुनने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि आपने देखा कि प्रांतीय विधायिकाओं के चुनाव होते और फिर प्रांतीय विधायिका के सदस्यों के द्वारा ही संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों का चुनाव होना था। लेकिन जहाँ तक देशी रियासतों का सवाल था
तो आपने देखा कि इन देशी रियासतों में भारत की 9 करोड़ जनता निवास करती थी और इन 9 करोड़ लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। और ये अधिकार जो था ये देशी नरेशों को दिया गया था। देशी नरेश ही ये तय करते कि संविधान निर्मात्री सभा में उनके रियासत से कौन कौन से प्रतिनिधि जाएंगे और संविधान रचना के कार्य में भाग लेंगे। तो इस तरह से ये जो संविधान सभा की रचना का जो प्रस्ताव है बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है। इसके अलावा आपने देखा कि प्रस्ताव की सबसे अधिक जो आपत्तिजनक बात है वो ये है कि क्रिप्स प्रस्ताव में वैसे देशी रियासतों को या ब्रिटिश प्रांतों को भी, है ना, बिल्कुल कहा गया कि अगर आप संघ में शामिल होना चाहते हैं तो संघ में शामिल हों, अगर आप संघ में शामिल नहीं होना चाहते तो संघ में शामिल ना हो। तो इस तरह से अंग्रेजी सरकार ने वैसे प्रतिक्रियावादी ताकतों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया। पहले ही से पाकिस्तान की मांग जो थी वो जोरों पर थी। पाकिस्तान ये मुस्लिम लीग जो था वो पाकिस्तान के मांग पर अड़ा हुआ था। तो ये पाकिस्तान के गठन के लिए एक माहौल बनाने जैसा था। और न सिर्फ एक पाकिस्तान बल्कि जैसे ही देशी रियासतों को कहा गया कि वो संघ में शामिल होना चाहते हैं तो हो, नहीं होना चाहते हैं तो ना हो, इस तरह से भारत को असंख्य टुकड़ों में बांटने की ये साजिश थी। इनसे इन सबका क्रिप्स प्रस्ताव का संतोषप्रद होने का एक और कारण ये था कि ये भविष्य की बात करते थे और फिर अनिश्चित भविष्य की बात करते थे। कहने का मतलब है कि औपनिवेशिक स्वराज देने की बात जो कही गई थी तो यहाँ भी ये क्लियर नहीं था कि ये जो औपनिवेशिक स्वराज है वो भारतीय जनता को कब प्रदान किया जाएगा। और इस तरह क्रिप्स महोदय का प्रस्ताव जो था वो अपूर्ण और अनिश्चित था और इसके द्वारा भारत के शासन के वर्तमान ढांचे में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला था। तो इस तरह आपने देखा कि क्रिप्स प्रस्ताव जो था वो अंग्रेजी सरकार की एक चाल थी। इसको चाल इसलिए भी कहा जा सकता है कि यहाँ इन प्रस्तावों के द्वारा भारतीय नेताओं को बहलाने और फुसलाने का प्रयास किया जा रहा था। तत्काल अंग्रेजी सरकार जो थी युद्ध के काल में भारतीयों को कुछ भी देना नहीं चाहती थी, कोई अधिकार देने के पक्ष में नहीं थी। तो ऐसी परिस्थिति में भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों और नेताओं ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार किया। और क्रिप्स प्रस्ताव की जो अस्वीकृति है ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का एक कारण बनती है। चूँकि जैसे ही क्रिप्स महोदय की नियुक्ति की घोषणा हुई थी तो भारतीय नेताओं में बड़ा ही विश्वास जगा था, भारतीय नेताओं का मनोबल बढ़ा था। उनको लगा था कि अंग्रेजी सरकार जो है भारत की जनता की मांगों को मानने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहाँ भी अंग्रेज़ों ने एक चाल चली थी। अंग्रेज़ों की प्रमुख चाल ये थी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये विश्वास दिलाया जाए कि अंग्रेज तो भारत के राजनीतिक गतिरोध को सुलझाने के लिए बिल्कुल तत्पर है, लेकिन भारतीय नेता जो है इन प्रस्तावों को मानने को तैयार नहीं है। इस तरह से वो क्रिप्स प्रस्ताव के असफलता का सारा दोष जो था भारतीय नेताओं पर ही मढ़ देना चाहते थे। तो इस तरह आपने देखा कि ये युद्ध काल में अंग्रेजी सरकार के द्वारा ये प्रस्ताव जो लाया गया ये असफल रहा और भारतीय जनता इससे संतुष्ट नहीं हो सकी। तो धन्यवाद।